Hello students, so today we are starting with a new subject that is Secretarial Practice SP, and in that with the first chapter Introduction to Corporate Finance. So starting with the introduction, जो हम लोग सीखने वाले इस चैप्टर में मीन्स हाउ डज अ कॉर्पोरेट और अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी मैनेजेस इट्स फाइनेंस इट्स मनी, वो उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। अपने पैसे एक बड़ी कंपनी कैसे मैनेज करती है, कैसा लेना देना होता है, उसे कहते हैं हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, फाइनेंस जब हम लोग वर्ड सुनते हैं फाइनेंस, द वर्ड फाइनेंस का मीनिंग ही होता है मनी या तो रिलेटेड टू मनी। ओके, एंड जब हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो हम लोग ये सीखने वाले हाउ डज इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी इज बीइंग हैंडल और मैनेज बाय अ कॉर्पोरेट एंटिटी। मतलब एक कंपनी कैसे अपने इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी को, पैसा कैसे आता है कंपनी में, पैसा कैसे जाता है कंपनी से, कैसे मैनेज करते हैं, उसको हम लोग सीखने वाले। ओके, और एक हेनरी फोर्ड ने कोट कहा है। हेनरी फोर्ड वाज द फाउंडर ऑफ द फोर्ड कंपनी। ओके, तो उन्होंने एक कोट कहा है, उन्होंने कहा है कि मनी इज़ एन आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज इट। मतलब वो कहते हैं मनी या तो इंसान का हाथ है या पैर है, या तो उसको यूज़ कर लो या तो उसको गवा दो। ठीक है ना, यूज़ कर लो मतलब इनफ्लो, गवा दो मतलब आउटफ्लो। ओके, मनी इज़ एन आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज इट। तो ये था इंट्रोडक्शन, छोटा सा बात। इट मीन्स वी आर गोइंग टू सी और वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ कॉर्पोरेट एंटिटी और अ कंपनी मैनेजेस और रन्स इट बिजनेस, और हाउ डज इट मैनेजेस इट्स फाइनेंस। ओके, पैसा कैसे मैनेज करती है कंपनी। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विथ रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस मतलब पैसे कैसे कमाती है, पैसे कैसे उगाती है कंपनी, पैसे कैसे रेज करती है, कहाँ कहाँ से वो पैसे लेती है कंपनी। ओके, एंड हाउ यूज इट, कहाँ पे वो इन्वेस्ट करती है, कहाँ पे वो पैसे खर्च करती है, हाउ डज कंपनी एक्सपेंड इट्स बिजनेस। ठीक है ना, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो मीनिंग कहते हैं, हेनरी हॉगलैंड ने एक मीनिंग दिया है कॉर्पोरेट फाइनेंस का। ही सेज और ही इज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले हेनरी हॉगलैंड कहते हैं कि पैसे कैसे एक्वायर करती है कंपनी, कैसे लेती है, कैसे मिलता है कंपनी को पैसा, और कैसे यूज करती है कैपिटल। कैपिटल मीन्स इनिशियल कैपिटल, इनिशियल पैसा विच इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो कैसे एक्वायर करती है पैसा और कैसे यूज करती है पैसा एक कंपनी, उसको कहते हैं हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, सो द पर्सन इन अ कंपनी हु मैनेजेस और रन्स द फाइनेंस ऑफ अ कंपनी इज नोन एज फाइनेंस मैनेजर। ओके, जो भी ये रोल में जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस देखता है, जो कंपनी में पैसा देखता है, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, तो फाइनेंस मैनेजर को कुछ चीज़ों पे ध्यान देना रहता है। ओके, ही हैज़ टू एंश्योर दैट द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस। कभी भी कंपनी के अंदर पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी को बहुत सारे हिसाब किताब, बहुत सारे बिजनेस और भी देखने रहते हैं। ठीक है ना, उनके पास बहुत कुछ रहता है काम करने के लिए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, मार्केट, द लॉजिस, और बहुत सारी चीज़ रहते हैं। तो उनके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज द फर्म शुड हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस। ओके, सेकेंड पॉइंट कहता है कि दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। मतलब जहाँ से भी पैसे कंपनी के पास आ रहे, कहीं से भी बिजनेस में जो भी पैसे कंपनी ले रही है, उसका मिनिमम कॉस्ट होना, मतलब उसको कमाने में भी बिजनेस का ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर्स इशू करती है, लेकिन जब भी इक्विटी शेयर्स इशू करती है उसके लिए भी उनको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है बहुत सारे। तो जब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उस पर भी उनके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, मतलब उसके मिनिमम कॉस्ट होने चाहिए पैसे कमाने के लिए भी। ओके, सो द थर्ड पॉइंट सेज द फर्म यूटिलाइजेस रेज्ड फंड्स इफेक्टिवली। जो भी पैसे कंपनी ने रेज किया है, जो भी पैसे कंपनी के पास आया है, उसको यूज इफेक्टिवली करना चाहिए, मतलब सोच समझ के यूज करने चाहिए। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट सेज दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स। तो जो भी पैसे कंपनी ने एक बार रेज कर लिया है, तो जब भी उसको इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है कि जहां से रिटर्न्स, जहां से मुनाफा ज़्यादा हो। ठीक है ना, ज़्यादा प्रॉफिट ओनर्स को मिले। सो दिस वर द सम पॉइंट्स दैट हैज़ टू बी लुक्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर वंस हु मैनेजेस द फाइनेंस ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी। ओके, नाउ वी हैव टू लुक ऑन द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं कंपनी को या फाइनेंस मैनेजर को ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस? तो पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कैसे कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें ये समझना है कि पैसे कैसे रेज करेंगे, क्या क्या तरीके होते हैं जिससे कंपनी के पास पैसे आ सकते हैं। तो देर आर सर्टेन वेज, देर आर सर्टेन सोर्सेज बाय विच अ कंपनी और अ फाइनेंस मैनेजर कैन रेज और एक्वायर द कैपिटल और सर्टेन सोर्सेज और सर्टेन फंड्स फॉर द कंपनी। ठीक है ना, कहाँ से पैसे आ सकते हैं कंपनी के पास यूज़ करने के लिए। तो पहला दो रास्ता है जो फाइनेंस मैनेजर के सामने आता है, वो है या तो इक्विटी कैपिटल आ सकता है या तो डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल क्या आता है? कंपनी शेयर्स अपने मार्केट में बेचेंगे। ओके, इसको कहते हैं इक्विटी कैपिटल।
जब भी कंपनी अपने मार्केट में शेयर्स बेचते हैं और उससे बेचने के बाद जो भी पैसे कंपनी के पास आते हैं उसे हम लोग कहते हैं इक्विटी कैपिटल। अभी डेट कैपिटल क्या होता है, हमने 11th स्टैंडर्ड में सुना डिबेंचर्स करके। ओके, कंपनी डिबेंचर्स देती है, मतलब जो भी है एक तरह से लोन होता है डिबेंचर, ठीक है ना। पब्लिक को एक सर्टिफिकेट इशू करती है और पब्लिक से कुछ पैसे लेती है कुछ सालों के लिए, और ठीक है, और जब कुछ सालों बाद उसको देती है और रिटर्न दे देती है विद सम इंटरेस्ट, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिबेंचर। तो जब भी कंपनी के पास तब भी पैसा आ रहा है, डिबेंचर इशू करेंगे, डेट इशू करेंगे तो भी। तो ये बेसिक दो तरीका है कंपनी पैसे रेज करने के लिए, एक इक्विटी कैपिटल, दूसरा डेट कैपिटल। लेकिन इसके अलावा भी कंपनी या फाइनेंस मैनेजर के पास काफ़ी सारे तरीके, फॉर एग्जाम्पल दे कैन ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक, ओके, पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकते हैं। डिबेंचर अलग है, डिपॉजिट्स अलग है। हाँ, हम लोग कंपनी कैन इशू पब्लिक डिपॉजिट्स या तो डिबेंचर्स, ठीक है ना। तो देर आर सर्टेन अदर वेज अपार्ट फ्रॉम इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल to obtain or to acquire the funds, okay, for the company। तो ये कुछ तरीके थे। तो कंपनी फाइनेंस मैनेजर को इंश्योर करना रहता है कि जो भी तरीके, जो भी सोर्स वो यूज़ कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट इफेक्टिवली हो, ठीक है ना। कंपनी को उसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो, और जो भी अमाउंट हो रहे हैं दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट द फर्म हैज़ द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। जितना भी लोन ले रही है या जितना भी इशू कैपिटल कर रही है कंपनी, उसका जो भी कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी लोन लेके ही चल रही है, मतलब पूरी कंपनी कर्जे में डूबी है, या इक्विटी कैपिटल भी ज़्यादा इशू कर देंगे तो मतलब कंपनी का ओनरशिप ही चला जाएगा, जो भी जिसने भी कंपनी चालू की है वो ओनर ही नहीं रहेगा। इक्विटी कैपिटल मीन्स जो भी इक्विटी कैपिटल को खरीदते हैं मार्केट में से वो ओनर बनते जाते हैं कंपनी के, ठीक है ना। तो ज़्यादा इक्विटी कैपिटल भी इशू करना मार्केट में सही नहीं रहता है फॉर द कंपनी। इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू इशू अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू द मार्केट, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना रहता है कंपनी को कि कितने रेशियो में उन लोग डेट इशू कर रहे हैं, कितने रेशियो में इक्विटी कैपिटल कर रहे हैं। तो इट इज़ अ क्वाइट सबल टास्क फॉर द फाइनेंस मैनेजर, ठीक है ना। बहुत ही सोच समझ के उसको ये काम करना रहता है। And now the second decision is investment decision. Once finance manager of the company has raised capital, ओके, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो उसके बाद उसको सोचना रहता है कि उसको इन्वेस्ट कहाँ करे, कैसे कंपनी के लिए वो प्रॉफिट्स जनरेट कर सकता है। ओके, सो वंस द बिजनेस फर्म हैज़ गेन्ड कैपिटल, फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड्स, कहाँ पे इन्वेस्ट करें इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न टू इट्स ओनर। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने का है जहाँ पर से जो भी ओनर्स है कंपनी को उनको मुनाफा या प्रॉफिट ज़्यादा हो। ओके, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज टू इन्वेस्ट कैपिटल ऑल्सो। जैसे ही हम लोग ज़्यादा पैसे रेज कर सकते हैं उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे तरीके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी। म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी कैपिटल ही है, मतलब वापस इक्विटी शेयर मार्केट में हम लोग पैसे डाल सकते हैं, दूसरी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए। ओके, और उसके अलावा भी हमारे पास NBFCs कंपनीज रहती है, उसमें हम लोग पैसे डाल सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसमें पैसे डाल के रख सकते हैं। ओके, सो देर आर डिफरेंट वेज टू इन्वेस्ट दिस मनी ऑल्सो, एंड द वन हु टेक्स डिसीजन ऑन वेयर टू पुट आवर मनी इज फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर ये सोचता है कि कहाँ पे उसको पैसे इन्वेस्ट करना है ताकि जो भी ओनर है कंपनी के उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट रिटर्न आए। सो फॉर दिस उसको देखना रहता है कि उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स ओनर। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इतना पैसा तो मुझे रिटर्न मिलेगा ही अगर मैंने इतना रुपये, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो मैं समझ के चलता हूँ कि कम से कम 105 रुपये तो मुझे मिलने ही चाहिए वापस रिटर्न में। सो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। तो ये था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब फाइनेंस मैनेजर कभी भी इन्वेस्ट करता है पैसा तो ही ऑल्सो लुक एट और ही ऑल्सो कंसिडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना उसको कम से कम मिलेगा। एंड वंस ही कंसिडर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो अच्छी तरह से पैसे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है कि जब इधर 105 मिल रहा है और उधर मुझे 110 मिलने वाला है तो मैं 110 के जगह पे इन्वेस्ट करूंगा। ओके, सो ही कैन आफ्टर कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन डिप्लॉय और कैन इन्वेस्ट इट्स फंड इन सच अ वे दैट द रिटर्न्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब मेरा 105 है, कम से कम 105 तो मिलने वाला है, तो मैं 110 की जगह पे इन्वेस्ट करूंगा ना। तो ये दो डिसीजन थे जो उसको लेने पड़ते हैं फाइनेंस मैनेजर को। फर्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, हाउ टू रेज मनी, एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट मनी सो दैट द रिटर्न्स और द प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमम. So next we are starting with a new topic, that is importance of corporate finance. Why it is important to study, or why it is important from the point of view of a company.
टू हैव अ कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंस को मैनेज करना कंपनी में इंपॉर्टेंट क्यों है? सो देर आर सर्टेन पॉइंट्स विच विल help you to understand why it is important to understand important to have a corporate finance in the company. The first point is it helps in decision making. So whenever a company has a adequate finance, ठीक है ना, तो डिसीजन मेकिंग क्वाइट ईजी हो जाता है. क्यों? उसके भी रीजंस है. बिकॉज वेन एवर अ कंपनी टेक्स अ सर्टन डिसीजन, कुछ भी डिसीजन लेती है, हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें कंपनी को बढ़ाना है, हमें बिजनेस और बढ़ाना है, हमें एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, न्यू फील्ड्स में उतरना है, कंपनी को प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, जो भी डिसीजन लेगी, विच एवर डिसीजन अ कंपनी में रीच एट, ठीक है ना, कोई भी डिसीजन पे रीच करेगी उसके लिए पैसा कंपनी को लगेगा ही लगेगा. ये क्योंकि जो भी डिसीजन हमें एक्सपांड करने का है, एडवर्टाइजमेंट करने का, ठीक है ना, एंड फॉर एनी ऑफ दिस पर्पस, फॉर टू सेटिस्फाई दिस पर्पस ऑफ एनी डिसीजन विच द कंपनी हैज़ टेकन, उसके लिए जब फाइनेंस लगेगा वो कब पूरा होएगा? जब कंपनी के पास एडिक्वेट फाइनेंस पहले से ही है. सो देयरफॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन द कंपनी इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट इज helps in raising capital for a project, ठीक है ना. वेन एवर अ कंपनी अंडरटेक्स एनी प्रोजेक्ट, मतलब जो भी काम करती है, प्रोडक्शन का काम हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ, वेन एवर कंपनी टेक्स अ न्यू वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट जब भी अंडरटेक करती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो उसे कैपिटल चाहिए रहता है. कैपिटल इज इनिशियल मनी दैट इज पुट इनटू द बिजनेस टू स्टार्ट और टू रन अ बिजनेस, उसको कहते हैं कैपिटल, ठीक है ना. तो वेन एवर जब भी बिजनेस कोई नया वेंचर लेते, कोई नया प्रोजेक्ट अंडरटेक करती है, तो सबसे पहले जो चाहिए रहता है बिजनेस में उसको पूरा करने के लिए, वो है पैसा, कैपिटल, ठीक है ना. देयरफॉर रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, इट हेल्प्स इन रेजिंग अ कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. कैसे रेज कर सकते हैं? इशू शेयर, हम लोग शेयर्स को इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, डिबेंचर ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक से, पब्लिक से. ओके, सो कैपिटल चाहिए ही रहता है. थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. वेन एवर अ कंपनी वॉन्ट्स टू वेंचर आउट इनटू द डिफरेंट फील्ड्स, कभी भी कंपनी को कुछ और फील्ड में, मतलब और कुछ काम करने का है, अभी तो मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, अब मेरे को और एक प्रोडक्ट बनाने का है, ठीक है ना, या कुछ अलग प्रोजेक्ट कंपनी ने हाथ में लिया है, कुछ नया प्रोजेक्ट, कंपनी हैज अंडरटेकन अ न्यू प्रोजेक्ट विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब अभी तक हम लोग ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कंपनी ने हाथ में ले लिया. ओके, सो फॉर दैट उसको कंपनी को रिसर्च एंड डेवलप करना पड़ता है. बहुत ही लंबा, बहुत ही हेक्टिक, बहुत ही प्रोसेस्ड काम रहता है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बहुत कुछ डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना रहता है कंपनी को, ठीक है ना. रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत सोच समझ के ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं व्हेन दे आर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है. सो कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही लेंदी प्रोसेस है. देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंड्स टू बी स्पेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंपनी, ये काम करने के लिए, ठीक है ना. तो कंपनी को कंटिन्यूस पैसा देना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को. सो समटाइम्स और मैनी अ टाइम्स जब भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, तो वो पुराने प्रोडक्ट के बदले नए प्रोडक्ट अब कंपनी मार्केट में लाने की कोशिश करती है या लाती है, बिकॉज ऑफ विच दे कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ न्यू कस्टमर्स इन द मार्केट, ठीक है ना. सो इसके लिए भी उनको सर्वे करने पड़ते हैं, उनको प्रमोशन करने पड़ते हैं, उनको मार्केट एनालिसिस करने पड़ते हैं, उनको टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स करने पड़ते हैं, होर्डिंग्स लगाने पड़ते हैं. ओके, नए नए सेल्स मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, इनको सैलरीज देनी पड़ती है. तो इसके लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है. देयरफॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस फर्म. तो बिजनेस फर्म कैसे स्मूथली चल सकता है? जब भी कुछ भी, जैसे कि हमारे बिजनेस फर्म में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी टाइम पे मिलती रहे, प्रोडक्शन टाइम पे होता रहे, सेल्स टाइम पे होते रहे, सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट टाइम पे आता रहे. तो ये सब होने के लिए, सैलरी मिलते, प्रोडक्शन होने के लिए, इसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं हाथ में? एंड हाँ, जब कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा, जब मैनेज बराबर फाइनेंस हम करेंगे, तभी तो ये हमारे जो भी बिजनेस फर्म है वो स्मूथली रन करेगा. Okay, now the fifth point is brings coordination between various activities. Okay, so finance plays a quite important role in bringing the coordination between the different department of an organization, ठीक है ना. कैसे कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ही काम नहीं करेगा, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है जो पैसा प्रोवाइड करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वही डिपार्टमेंट बराबर से काम नहीं करेगा तो दूसरे डिपार्टमेंट तो हॉल्ट पे हो ही जाएंगे, मतलब रुक ही जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज सफरिंग, ओके, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो उन लोग जिससे भी हम लोग परचेस करते हैं रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, उसको ही हम लोग दे नहीं पाएंगे. एंड इफ द रॉ मटेरियल इज नॉट परचेज, तो हम लोग और प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. एंड इफ देयर इज नो प्रोडक्शन इनटू द फर्म, तो हम लोग उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. एंड इफ देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन देयर विल बी नो सेल, एंड इफ देयर इज नो सेल देन देयर विल बी नो प्रॉफिट. तो ये एक साइकिल की तरह है, ठीक है ना. इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट सफर्स और इट कैन नॉट प्रोवाइड फाइनेंस, मतलब इफ देयर इज नॉट कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस डिपार्टमेंट विद अदर रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू सफर, ठीक है ना.
सिक्स पॉइंट इज प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन मतलब बिजनेस को और आगे बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब बिजनेस को अब दूसरे फील्ड में उतारने का। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस है सोप्स का, ठीक है ना, मैं सोप साबुन बनाता हूँ एंड नाउ आई वांट टू डाइवर्सिफाई, मतलब अब मैं चप्पल भी बनाने रखूँगा, मतलब ये दोनों रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, सोप और चप्पल। तो लेकिन इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जो वेन एवर अ कंपनी डिसाइड कि मुझे एक्सपांशन करना है, बिजनेस को और बढ़ाना है या डाइवर्सिफाई करने का है, सो उसके लिए पैसा लगता ही लगता है, क्योंकि नए मशीन्स, नए इक्विपमेंट्स, नए टेक्नोलॉजीज को परचेज और एक्वायर करने पड़ेंगे। ओके, सो देयरफॉर फाइनेंस इन दैट केस बिकम्स मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी। अब तो पैसा जब हमें एक्सपांड या डाइवर्सिफाई करने का अपने आप को, तो पैसा तो लगेगा ही अपने हाथ में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग रिस्क। सो कंपनी एज अ एंटिटी, लीगल एंटिटी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्क। बहुत सारे रिस्क रहते हैं कंपनी में। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स ही नहीं हुआ, हमारी बिक्री कम हो गई, ठीक है ना, सेल्स गिर गए, हमारे लॉस हो गया ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे कोरोना वायरस बीमारी चल रही है। ओके, तो बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटी की वजह से बिजनेस के सेल्स नहीं हो रहे या बिजनेस में लॉस हो रहा है। ओके, तो इसकी वजह से जो कंपनी के पास पहले से ही फाइनेंस बहुत है, पैसे हैं अच्छे खासे, तो वो कंपनी स्मूथली ये फेज से बाहर निकल सकता है। ओके, बस जिसके पास पैसे नहीं है उनको तो अपनी कंपनी बंद ही करनी पड़ेगी। देयरफॉर हैविंग finance or managing finance adequately and efficiently is quite important for a company. Now the 8th point or the next point says replace old assets. So assets मतलब plant and machinery जो भी है वो ऐसे सस्ते नहीं आते, काफ़ी महंगे होते कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो एक बार ये खराब हो गए या पुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए, तो नई टेक्नोलॉजी जब भी खरीदने रहते तो काफ़ी खर्च होते हैं कंपनी के जेब में से। ओके, काफ़ी महंगे आते हैं, तो उसके लिए भी कंपनी को फाइनेंस पैसा रहना बहुत ज़रूरी है। एंड वंस दे रिप्लेस द ओल्ड एसेट बाय न्यू एसेट, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस टू परचेज द न्यू एसेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट from whatever sources the company has raised its capital or funds. For example, they might have raised its capital or the funds from इक्विटी सोर्स, माई इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल से अगर हम लोग ने पैसे रेज किया है तो हमें उनको डिविडेंड देना पड़ता है। ओके, और अगर हम लोग ने फ्रॉम डेट कैपिटल लोन लेके काम किया है, अपने फाइनेंस रेज किए, तो हमें इंटरेस्ट चुकाने पड़ते हैं। तो अगर कंपनी के पास पैसे है, प्रॉफिट्स है, बहुत सारे फाइनेंस पहले से ही पड़े, तो कंपनी ये काम आराम से करके स्मूथली कंपनी चला सकती है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। अगर कंपनी के पास पैसे हैं, सेल्स अच्छे चल रहे, प्रॉफिट अच्छे कमा रहे, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अ कंपनी टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। फॉर देयर आर डिफरेंट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्सेस, गवर्नमेंट सर्विस टैक्सेस, और देयर आर मैनी फीस विच अ कंपनी हैज़ टू पे टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मीन्स कंपनी के जो भी लेन देने होते हैं तो उनको एक रजिस्ट्रार, मतलब एक कोड जैसे रहते हैं कंपनीज के लिए, उनको देने पड़ते फॉर दे फेस फॉर डिफरेंट पर्पजेस। So whenever a company has a adequate finance or a management of the finance is quite well on the point of view of the company, तो taxes और fees देने में कंपनी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। Now the next point which we are starting with is capital requirement. So once when a businessman conceives or develops an idea in his mind to that he has to start a business, ठीक है ना, जब भी businessman अपने दिमाग में एक आइडिया डेवलप कर लेता है कि उसको एक बिजनेस स्टार्ट करने का, तो he starts doing a lot of investigation for that purpose, ठीक है ना, कि बिजनेस वो स्टार्ट हो सकता है कि नहीं। एंड वंस ही डेवलप्स द आइडिया दैट ये बिजनेस तो असली का स्टार्ट हो सकता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसके दिमाग में आती है वो है पैसा कहाँ से आएगा ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। Therefore he has to take decision on raising the capital that is required for the purpose to start and run the business, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आती है दिमाग में फॉर अ बिजनेसमैन इज कि पैसा कहाँ से आएगा। Therefore he has to take decision on the base on for capital requirement विथ अटमोस्ट केयर। बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ध्यान से, ठंडे दिमाग से उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि पैसे वो कहाँ से रेस करेगा, कैसे रेस करेगा। फॉर दैट पर्पज़ वो दो चीज़ के लिए पैसे रेस करता है, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, ठीक है ना। सो इसी तरह से हमने कैपिटल को भी बाइफोकेट किया है दो चीज़ों में, वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी ये क्या होते हैं ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट दैट इज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना। सो फिक्स्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेसमैन टू परचेज द फिक्स असेट और विच स्टेज इन अ कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब जो भी पैसे से बिजनेसमैन फिक्स्ड असेट्स बिजनेस के लिए खरीदता है या जो भी पैसा बिजनेस में लंबे समय के लिए रहता है उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ओके, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिजनेस मैंने चालू किया है और बिजनेस
करने के लिए मुझे सबसे पहले लैंड ज़मीन खरीदनी पड़ती है, ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बनाना पड़ता है, महंगे महंगे मशीनरी खरीदनी पड़ती है, प्लांट मशीनरी खरीदनी पड़ती है, फर्नीचर खरीदना पड़ता है। और एक बार मैंने ये खरीद लिया लैंड, मेरा लंबे समय तक लैंड, ज़मीन तो ज़िंदगी भर चलने वाला, बिल्डिंग ज़िंदगी भर चलने वाली, प्लांट एंड मशीनरी लंबे 25-30 साल तक चलने वाली है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। वंस आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट, तो उसके बाद मेरे को अभी लंबे समय तक उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। Okay, so initial planning for the fixed capital is always done by the businessman who starts a business। जो भी पहला फिक्स्ड कैपिटल के बारे में सोचता है वो बिजनेसमैन सोचता है जिसने बिजनेस चालू किया। उसके बाद में और जो भी उसके पार्टनर्स अंदर बाहर या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सब डिसाइड करते कैसे होगा, लेकिन सबसे पहला बिजनेस का फिक्स्ड कैपिटल तो बिजनेसमैन जिसने बिजनेस चालू किया है वो ही सोचता है। सो ही प्रिपेयर्स अ लिस्ट कि कौन से फिक्स्ड असेट्स खरीदने हैं, कि कौन से प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के मुझे उनके कॉस्ट क्या है, और भी दूसरे तरीके से कैसे वो कॉस्ट मुझे सस्ते में मिल सकता है। तो ये सब उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, कौन सी जगह में सस्ता से मिलेगा मुझे ये मशीनरी। ये सब सोचने के बाद वो कंपनी के लिए या फर्म के लिए जितना फिक्स्ड असेट्स है ही डिसाइड्स दैट। ओके, सो इन द रिसेंट ईयर द कैलकुलेशन और द प्रोसेस फॉर द फिक्स्ड कैपिटल हैज़ बिकम अ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी, बिकॉज आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाइम में for the purchase of the big heavy and automated machine is quite expensive। आज के टाइम में मशीन काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में उसको और ज़्यादा ध्यान से और ठंडे दिमाग से सोचना या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, एक लिस्ट बनानी पड़ती है कि कैसे फिक्स्ड कैपिटल आएगा। सो द फिक्स्ड कैपिटल कैन बी इशूड और कैन बी रेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस बाय अ कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। और डिफरेंट सोर्सेस है, शेयर्स इशू कर सकते हैं, डेवेंचर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं हम लोग बैंक से, पब्लिक से, ठीक है ना। सो डिफरेंट सोर्सेस है जिसकी तरह से बिजनेसमैन अपने कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल रेज कर सकते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस के अंदर चेंज हो सकते हैं। सो व्हाट आर दे, उस पर हम लोग एक बार ध्यान देते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कौन सा है बिजनेसमैन का, उसकी वजह से फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो सकता है। देयर आर सर्टेन बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कुछ मैन्युफैक्चर करते, कुछ भी हो सकता है वो, जूता, बैग, चप्पल, घड़ी। ओके, एंड देयर आर सर्टेन पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज मीन्स दो सर्विसेज जो भी पब्लिक को नेसेसिटी है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं पब्लिक यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर्स, या टीवी के केबल्स, या लाइट सर्विस जो भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग को, जिसकी तरह से हम लोग को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होता है, तो ये सब लोग पब्लिक यूटिलिटीज़ में आते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, कौन से बिजनेस में हम लोग हैं उसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग बिजनेस में, और एक बार हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसी टाइप से हमें फिक्स्ड कैपिटल कितना रखना है बिजनेस में वो पता चलता है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है फिक्स्ड असेट्स का जहाँ जितना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगता है। ट्रेडिंग मतलब सिर्फ खरीद के बेचने का है। ओके, तो उसके लिए मशीन की ज़रूरत क्या है, लेकिन अगर हम लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो मशीन परचेस करना ज़रूरी है। सेकंड इज साइज ऑफ बिजनेस, कौन से तुम्हारा साइज कितना है, तुम्हारा ऑपरेशंस कितने होने वाले, तुम लोग कितने गुड्स मैन्युफैक्चर करने वाले, क्या करने वाले, तो उसके ऊपर से भी फिक्स्ड कैपिटल कितना बिजनेस में लगने वाला है वो डिपेंड होता है। इफ़ यू द प्रोडक्शन साइज और द ऑपरेशन साइज ऑफ अ बिजनेस इज क्वाइट लार्ज, या लार्ज स्केल प्रोडक्शन या ऑपरेशन है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ओके, क्योंकि मशीन ज़्यादा परचेस करनी पड़ेगी। थर्ड इज स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस मतलब इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ बिजनेस ओनली। अगर बिजनेस का साइज ज़्यादा है तो स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर जब प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ऑन अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी ज़्यादा होगा। Now next point is extent of lease or rent। The company has to decide whether they are purchasing a land and building कि उन लोग रेंट पे या लीज पे चलने वाले। लीज मतलब जो लंबे समय के लिए हम लोग जब लैंड रेंट पे ज़मीन लेते हैं उसको कहते हैं लीज। ओके, सो कंपनी को सोचना पड़ता है क्या हम लोग ये ज़मीन खरीदेंगे, क्या हम लोग बिल्डिंग खरीदेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी, कि हम लोग रेंट पे चालू करने वाले, लीज पे चालू करने वाले। तो अगर जब लीज और रेंट पे चालू कर रहे हैं तो परचेज ऑफ लैंड और परचेज ऑफ बिल्डिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द बिजनेसमैन, ठीक है ना। तो उसका वो फिक्स्ड कैपिटल बच जाता है, देयरफॉर ही रिक्वायर अ लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर द व्हेन ही स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑन लीज और रेंट। ओके, next point is arrangement of subcontract। what is subcontract? when you are manufacturing into a manufacturing business, जब भी हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग आधा मैन्युफैक्चर करके आगे का प्रोसेस को किसी और के पास हम लोग दे देते हैं,
ठीक है ना, कि मैंने 50% काम कर दिया, अभी आगे का 50% प्रोडक्शन तुम्हारा काम है, दूसरी कंपनी का काम है, उसको कहते हैं हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, जो आगे की प्रोडक्शन के लिए बिग मशीनरीज जो भी लगने वाली, वो हमको खरीदने की ज़रूरत नहीं, वो जिसको मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया वो परचेस करके आगे प्रोड्यूस करके बेचेगा, मुझे मेरे हिस्से का प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, सो उससे मेरा इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो फिक्स्ड कैपिटल भी कम लगेगा। ठीक है, तो ये था पॉइंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। ठीक है ना, तो जब वेन एवर अ कंपनी इज स्टार्टेड, ठीक है, तो उनको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि क्या मैं सेकेंड हैंड गुड्स या मशीनरी भी परचेस कर सकता हूँ, इक्विपमेंट्स चलेगा मेरे लिए, एंड इफ़ येस तो वो तो सस्ते टाइम पे मिल जाएगा, सस्ते दाम पे मिल जाएगा, मतलब मेरे को फिक्स्ड कैपिटल अब कम चाहिए। ठीक है ना, second next point is acquisition of asset on concessional rate। concessional rates means discount rate पे, discount पे कैसे मिल जाएंगे मुझे assets, ठीक है ना। तो there are certain industry जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट उनको कुछ डिस्काउंट या कंसेशन देते हैं, क्योंकि वो ऐसे काम करते हैं कि जिनकी वजह से गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। फॉर एग्जांपल दे आर वर्किंग for the forest area, for they may be working for women rights, they may be working for animal rights। ठीक है ना, जब कुछ अच्छे बिजनेस अच्छे काम करते हैं तो उनको गवर्नमेंट भी कंसेशन प्रोवाइड करती है, सस्ते दाम पे लैंड और बिल्डिंग दे देती है, मशीनरी दे देती है, तो उनकी वजह से जब सस्ते दाम पे उनको मिल जाते हैं तो उनको फिक्स्ड कैपिटल रखने की ज़रूरत इतना ज़्यादा नहीं रहती जितने दूसरे कंपनी को रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल कंडीशन। अ कंपनी हैज़ ऑल्सो टू डिसाइड वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट राइट नाउ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेशनल फैक्टर। इंटरनेशनल कंडीशन कैसा है, इंटरनेशनल माहौल कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा रिफ्ट चालू है, ठीक है ना, तो जो भी कंपनी चाइना से माल खरीदते थे उन्होंने जैसे ही ये रिफ्ट की, मतलब झगड़े की कहानी सुनी इंडिया और चाइना के बीच में, उन्होंने तुरंत माल आगे उधर से ज़्यादा करके मंगा लिए, ठीक है, उधर से उन्होंने कैपिटल ज़्यादा करके इन्वेस्ट करके मंगा लिए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जो इंडिया और चाइना के बीच में झगड़े हुए तो इसके बाद चाइना से गुड्स थोड़े दिन के लिए बैन हो जाएंगे आने के लिए, या अभी तो परमानेंट ही बैन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने पहले ही बहुत सारे फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट करके चाइना से गुड्स मंगा ली जैसे ही उन्होंने ये झगड़े की कहानी सुनी। सो companies expecting war may decide to invest large funds to expand fixed assets before there is a shortage of material। ये उस पॉइंट का एक्सप्लेन अच्छे से करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेंड इन इकोनॉमी। अभी इकोनॉमी कैसे चलता है उस पर भी डिपेंड करता है। इफ़ अ बिजनेसमैन, इफ़ द कंपनी एंटिसिपेट्स, मतलब पहले से ही सोच के लगता है कि आने वाला फ्यूचर जो भी है वो बहुत ही ब्राइट है, मतलब हमारा बिजनेस और अच्छे से चलने वाला है और बढ़ने वाला है, तो उस टाइम पे कंपनी जो है वो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं और सारे फिक्स्ड एसेट्स खरीद के रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है आगे तो और बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इकोनॉमी किस तरह से चलते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि फिक्स्ड कैपिटल कितना कंपनी के पास होना चाहिए या रखते हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन ट्रेंड मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन ने जब भी बढ़ते जाती है कोई भी एरिया में, तो उस एरिया में जो भी कंपनी है उसको बहुत सारा फायदा होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट द कंपनी सीज इन इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो उसी तरफ से बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करने चालू कर जाती है। वैन जब भी गुड्स प्रोड्यूस करने चालू करेगी, जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर कौन से गुड्स को चुनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इफ़ अ कंज्यूमर डिमांड्स अ सर्टेन गुड्स और अ सर्टेन कमोडिटी, तो उसमें जब भी वो कंपनी को इंटरेस्ट आता है तो वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। तो जब वो और ज़्यादा मशीनरी या गुड्स या बिल्डिंग परचेस करेगी तो फिक्स्ड कैपिटल और ज़्यादा कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आजकल मोबाइल फ़ोन्स के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब भी मोबाइल्स के डिमांड बढ़ रहे कंज्यूमर के बीच में, तो कंज्यूमर के लिए और उन लोग टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, कि कंज्यूमर को हम और ज़्यादा, किसी फ़ोन ने 3 कैमरा निकाला तो अब मैं 4 कैमरा प्रोवाइड करूँगा कंज्यूमर को। ओके, तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स। दिस इज द प्राइम एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन डिसीजन मेकिंग कि फिक्स्ड कैपिटल कितना रख रहा है। अगर वो कंपनी ने इतना कैपिटल रखा है फिक्स्ड कैपिटल, वो कंपनी मेरी राइवल कंपनी ने, तो अब मैं उससे भी ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल रखूँगा और ज़्यादा मशीनरी करूँगा और ऑफिस ज़्यादा बढ़ाऊँगा मेरे को, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी के लिए कि अपने कंपटीशन के हिसाब से कॉम्पिटिटिव फैक्टर पे ध्यान देने के लिए कि कितना मैं इन्वेस्ट करने वाला ऑन द पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, सो दिस we will continue the further part of the chapter in the next video. Thank you very much.